गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्म में मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और उसका आर्ग्यूमेंट कैसे होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि जैसे z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, वेयर ये जो a होता है ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, एंड ये जो b होता है इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, एंड b होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो इसका मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाई मॉड ऑफ z, एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर रियल पार्ट a है, इमेजनरी पार्ट b है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बी इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन अलग है, इसलिए वो टोटली डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन पे। अंडरस्टैंड? जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तब आर्ग्यूमेंट आपका ये वाला एंगल होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया ये है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक पॉइंट को ही तो डिनोट करता है। तो मान लिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने पॉइंट लिया है, तो इस केस में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो ये वेक्टर या ये लाइन सेगमेंट ये जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वेन एवर इट वुड बी सिचुएटेड एट द सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा तो आर्ग्यूमेंट में हम कौन सा एंगल लेंगे, तब बच्चों आर्ग्यूमेंट में हम ये एंगल लेंगे विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, तो आर्ग्यूमेंट में कौन सा एंगल लिया जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट में ये एंगल लिया जाएगा विथ नेगेटिव साइन। अंडरस्टैंड? तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो करते क्या है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ट्रायंगल की पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल आप, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ये एंगल निकालते हैं और ये जो एंगल होगा यही इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है ना, तो हम करेंगे क्या, पहले ये एंगल निकालेंगे और जब हमारा ये एंगल आ जाएगा तो पूरा 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये रिक्वायर्ड एंगल मतलब आर्ग्यूमेंट वाला एंगल आ जाएगा। इसमें अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बनेगा, ये ट्रायंगल हमारा बनेगा, तो हम ट्रायंगल की हेल्प से ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। जब ये एंगल हमारा आ जाएगा तो 180 में से माइनस करके, भाई 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये जो भी आएगा उसमें नेगेटिव साइन और इंक्लूड कर देंगे तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन हम क्या करेंगे, तो हमारा ट्रायंगल इस टाइप से बनेगा। हमें करना क्या है कि जहाँ पे भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट होगा उस पॉइंट से हमको रियल एक्सिस में परपेंडिकुलर डाल देना है। जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो खुद ही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो उसके अंदर का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब ट्रायंगल में तो 3 एंगल होंगे तो कौन सा फाइंड आउट करोगे आप, आपको वो एंगल फाइंड करना है जो रियल एक्सिस के साथ बन रहा होगा। ट्रायंगल के अंदर हमें वो एंगल फाइंड करना है जो रियल एक्सिस के साथ बन रहा होगा। अंडरस्टैंड? और जब वो एंगल आपका आ जाएगा तो उसी को 180 में सब्ट्रैक्ट करने पे आपका जो आर्ग्यूमेंट वाला एंगल है वो आ जाएगा। अंडरस्टैंड? कई जगह हमें सब्ट्रैक्ट नहीं भी करना पड़ेगा, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ
तो जो भी आपका वो एंगल आएगा ट्रायंगल के अंदर वाला, वही आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सपोज़ कर लेते हैं हम लोग ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल है वो अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है? ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा आपका ये है, यहाँ पर अल्फ़ा आपका ये एंगल है, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल। यहाँ पर अल्फ़ा ये एंगल है, यहाँ पर अल्फ़ा ये एंगल है। तो ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल है उसको मैं यहाँ पे अल्फ़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमारा, और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है, जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। ये आपको हमने प्रीवियस टर्न में, प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा क्या है, ट्रायंगल के अंदर वाला, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा उसके अंदर वाला एंगल है। फिर जब आपका ये अल्फ़ा आ जाएगा, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड हुआ, तो जो भी अल्फ़ा आएगा वही आपका मॉडुलस, वही आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो जो अल्फ़ा आएगा वही आपका थीटा हो जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ही हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो जो आपका अल्फ़ा आएगा वो तो आर्ग्यूमेंट होगा नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, 180 से माइनस करके। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। पाई का मतलब क्या है, 180 माइनस अल्फ़ा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये जो अल्फ़ा आएगा ये तो आर्ग्यूमेंट होगा नहीं। आर्ग्यूमेंट तो ये एंगल है ना, वो भी विथ नेगेटिव साइन। तो पहले तो हम ये एंगल निकालेंगे, तो ये एंगल क्या होगा, पूरा एंगल माइनस अल्फ़ा, और माइनस भी लगा देना है क्योंकि नेगेटिव साइन में कंसीडर करना है ना। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के केस में आपका ये आर्गूमेंट हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में कि ये जो आपका अल्फ़ा आएगा इसी में आपको नेगेटिव साइन इंक्लूड कर देना है। इसी में हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन लगा देना है। तो जब हम इसी में नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वही हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा क्या होगा, इस केस में हमारा थीटा होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा। मतलब जो भी अल्फ़ा आएगा उसी में हमको नेगेटिव साइन चिपका देना है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो बच्चों आर्ग्यूमेंट का वाला जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन पे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अब एक डिस्कशन और कि जैसे मान लिया कि हमारा ये आर्गन्ड प्लेन है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा, वो एक चीज़ और बता दूं कि जो आर्ग्यूमेंट की रेंज है ना, मतलब जो आर्ग्यूमेंट, जिस हम किसको बोल रहे हैं, थीटा को। तो थीटा की जो रेंज है, थीटा की जो वैल्यू है ना, वो माइनस पाई से हमेशा ग्रेटर होगी एंड पाई या पाई के इक्वल होगी। मतलब जो आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आएगा वो हमेशा इस रेंज में आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम आर्ग्यूमेंट कंसीडर करेंगे वो हमेशा इस रेंज में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया यहाँ रियल एक्सिस में ही है, रियल एक्सिस के ऊपर है, तब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के जस्ट ऊपर है तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें तो ये देखना होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओरिजिन से मिला दें, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओरिजिन से मिला दें, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया, तो मिलाने पर जो भी हमको लाइन सेगमेंट या जो भी हमको वेक्टर मिला, वो वेक्टर रियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है उसी को तो हम आर्ग्यूमेंट में कंसीडर करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो हमारा वेक्टर है ये तो रियल एक्सिस के कॉन्सिडेंट है, तो यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल एक्सिस के ऊपर है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, जैसे मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, तब हम इसको जब हम इसको मिलाएंगे तो आर्ग्यूमेंट में तो हमें ये एंगल कंसीडर करना होगा ना, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। जो रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा पाई, क्योंकि पूरा एंगल पाई हो गया ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल एक्सिस की
पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो आर्ग्यूमेंट 0 होगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा, तब आर्ग्यूमेंट पाई होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इमेजनरी एक्सिस में हम डिस्कशन करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर हुआ तब क्या होगा। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी एक्सिस के ऊपर हुआ तो लेट्स सी, जैसे मान लिया ये हमारे आर्गंड प्लेन है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पर है, तो अगर हम इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो हमको वेक्टर कौन सा मिला, ये वाला वेक्टर। अब इस वेक्टर का हमको रियल एक्सिस के साथ एंगल देखना है, तो एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, ये इस टाइप से मेजर करते हैं ना, रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेके उस वेक्टर तक का एंगल मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल तो आपको दिख ही रहा है कि π/2 है कि नहीं। तो हमारा इस केस में क्या हो गया, इसका आर्ग्यूमेंट π/2 हो गया। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इमेजनरी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, +π/2 होगा। लेकिन वही अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर होता, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर होता तो हम कौन सा एंगल लेते, तब हम ये एंगल लेते। अब चूँकि ये जो एंगल है हमारा रियल एक्सिस के नीचे है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के नीचे होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस के नीचे है, तो इसका आर्ग्यूमेंट, वैसे तो ये एंगल π/2 है, लेकिन चूँकि हमें नेगेटिव कंसीडर करना है ना, तो ये -π/2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी एक्सिस पर है तो या तो उसका आर्ग्यूमेंट +π/2 होगा या फिर उसका आर्ग्यूमेंट -π/2 होगा। +π/2 कब होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इमेजनरी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और -π/2 कब होगा, जब वो इमेजनरी एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसका आर्ग्यूमेंट फिक्स है, क्या, +π/2। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसका आर्ग्यूमेंट फिक्स है, और वो क्या है, -π/2। अंडरस्टैंड। और अगर क्वाड्रेंट में होगा, अगर किसी क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए मैंने आपको 4 केस बताए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हमको कैसे कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक बात और कि अगर भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कब होगा, जब वो प्योर रियल होगा। यहाँ पर कब होगा, जब वो प्योर रियल होगा। तो यहाँ से ये भी एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो 0 होगा या -π होगा। सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि अगर जब प्योर इमेजनरी होगा तभी वो इनके ऊपर आएगा, प्योर इमेजनरी होगा तभी वो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आएगा। तो यहाँ से ये भी एक कंक्लूजन निकला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। तो इस चीज़ को हम लोग, जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजनरी प्रूफ करना होता है तो भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कई बार। और अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल प्रूफ करना होता है तो हम उसके आर्ग्यूमेंट को या तो 0 दिखा देते हैं या फिर पाई दिखा देते हैं, है ना, ठीक है। तो इनका डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर केसेस बताए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। अब एक जनरल केस लेते हैं, मतलब अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर होगा, किसी क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होगा, किसी न किसी क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया, सपोज हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है, z = 1 - i, ठीक। और हमें या -1 + i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, -1 + i। और मुझे क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब मॉडुलस ऑफ z निकालना है, एंड इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। आर्ग्यूमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, तो हमें थीटा भी निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ें निकालेंगे, इसका मॉडुलस भी निकालेंगे और इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 + i, अंडरस्टैंड, -1 + i, इसकी हम दोनों चीज़ें अभी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, तो
अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस इज इक्वल टू होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है बच्चों? सो यहाँ पर आपका रियल पार्ट ए क्या है, ए हमारा -1 है और बी हमारा आई का कॉफिशिएंट हमें लेना है। तो आई का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो है -1 है एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू +1 है। तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा। प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर अगेन, तो ये हो जाएगा √2। अंडरस्टैंड? तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है हमारा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो तो आ गया √2। अब इसके बाद हमको आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये होगा कहाँ पर। तो इसमें देखिए रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है। भाई रियल के साथ नेगेटिव साइन है, इमेजनरी के साथ पॉजिटिव साइन है। तो अगर रियल के साथ नेगेटिव, इमेजनरी के साथ पॉजिटिव, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ कहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल अल्फ़ा निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है tan अल्फ़ा। अगर आपको फार्मूला भूल गया है तो आप ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो। भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 प्लस आई। इसका मतलब ये -1 ये प्लस आई, मतलब ये -1 डिस्टेंस है, ये भी 1 डिस्टेंस है ना। तो चूँकि हमें यहाँ ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ की ज़रूरत है, तो अगर हम माइनस ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं मॉड यूज़ कर देता हूँ ना। तो देखा जाए तो ये डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा आपका हो जाएगा मॉड ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या था, -1 प्लस आई, -1 प्लस 1 आई। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए हमें रियल एक्सिस में कितना चलना पड़ा होगा, 1 नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड इमेजनरी एक्सिस में कितना चलना पड़ा होगा, 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसलिए ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो tan अल्फ़ा अगर आप यहाँ -1 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे क्योंकि मॉड भी हम लगा देते हैं ना, तो इसलिए आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम +1 ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंसेस को हम लोग जनरली पॉजिटिव साइन के द्वारा डिनोट करते हैं, है ना। नेगेटिव तो इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हो, इसलिए यहाँ पे -1 कंसीडर किया गया है। लेकिन अगर हम लेंथ यहाँ पे देखेंगे तो वो तो +1 ही है ना। तो tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आपको अगर जनरल ऐसे याद रखो, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पर 1 अपॉन रियल पार्ट क्या है, -1। अगर आपको ये माइनस नहीं भी लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ये 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो 10 π/4 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 10 π/4। तो यहाँ से tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 π/4। तो चूँकि tan ऑफ अल्फ़ा 10 π/4 के इक्वल है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, π/4। मतलब अल्फ़ा एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया π/4, ठीक है। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट में कौन सा एंगल लिया जाता है, ये वाला एंगल लिया जाता है। तो अब हम निकालेंगे थीटा, क्योंकि जब हमारा अल्फ़ा आ गया तो अब हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो नाउ थीटा विच इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो थीटा के लिए हमें क्या करना है, 180 में से जो अल्फ़ा आया है उसको माइनस कर देंगे। भाई आपको दिख ही रहा होगा कि ये पूरा एंगल 180 होता है, पूरा एंगल 180 होता है। 180 में आपको ये एंगल माइनस कर देना है। तो पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा 4π माइनस पाई, मतलब 3π/4, 3π/4। सो थीटा इज इक्वल टू आ गया 3π/4। तो इस टाइप से गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया 3π/4। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इन जनरल निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन z इज इक्वल टू है √3 + 1i, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है।
इसका हमको मॉडुलस भी निकालना है, आर्गूमेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आपका √3 है। इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट आपका 1 है। आई का जो कोफिशिएंट होता है वही इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट आपका 1 है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस इमेजनरी पार्ट यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 तो आपको पता है 2 होता है, तो ये आ गया 2। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड तो आ गया 2। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पर सिचुएटेड होगा, तो इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट के आगे भी देखो प्लस लगा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, रियल भी पॉजिटिव, इमेजनरी भी पॉजिटिव, रियल भी पॉजिटिव, इमेजनरी भी पॉजिटिव, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ कहीं होगा। तो अगर यहाँ कहीं होगा तो इसमें जो हमारा ये एंगल आता है, मतलब ट्रायंगल आपका ये बनेगा। तो ट्रायंगल के अंदर का एंगल क्या होता है, अल्फ़ा होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका अल्फ़ा आएगा ना, वही आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यही एंगल तो कंसीडर करते हैं। तो ये तो आपका बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा क्या होता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई ए। b का मतलब इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट क्या है, 1 अपॉन रियल पार्ट क्या है, √3। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3। भाई 1 अपॉन √3 का मॉड 1 अपॉन √3 आ जाएगा। और 1 अपॉन √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में ये 30 की वैल्यू होती है, मतलब π/6 की वैल्यू होती है। तो tan अल्फ़ा आपका फाइनली किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 10 π/6 के इक्वल। इसके इक्वल आ गया 10 π/6 के इक्वल। देयरफॉर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा π/6। और चूंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसलिए ये जो अल्फ़ा आया है यही आपका क्या है, यही हमारा आर्ग्यूमेंट है। देयरफॉर थीटा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं ना, तो देयरफॉर यहाँ पर जो थीटा होगा वो भी क्या होगा, π/6 ही होगा। तो इस टाइप से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/6 हो गया, मॉडुलस 2 हो गया। अब देखिए इसी में अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा, आर्ग्यूमेंट बदल जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो जैसे मान लिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -√3, ठीक है, -i। देखिए वही क्वेश्चन है आपका, बस यहाँ पे हमने साइन को चेंज कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। इसके पहले दोनों साइन पॉजिटिव थे, इसमें हमने क्या किया, दोनों साइन को माइनस कर दिया। अब अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस निकालें तो क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ -√3 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो +3। फिर इसके बाद प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजनरी पार्ट यहाँ क्या है, -1 है, लेकिन जब -1 का स्क्वायर होगा तो वो भी +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू अगेन 2 ही हो गई। तो बच्चों मॉडुलस तो अभी भी वही है, मॉडुलस तो अभी भी वही है कि नहीं है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ। तो लेंथ तो अभी भी वही है ओरिजिन से, आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर सिचुएटेड होगा। तो इसमें रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहाँ पर होगा, रियल भी नेगेटिव, इमेजनरी भी नेगेटिव। रियल भी नेगेटिव मतलब आपको रियल की भी नेगेटिव डायरेक्शन में आना है, इमेजनरी की भी नेगेटिव डायरेक्शन में आना है। तो आप यहाँ कहीं आ जाओगे ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अल्फ़ा निकालते हैं ना। तो यहाँ से आप ये परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारा ट्रायंगल मिला। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम ये एंगल अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा के लिए क्या फार्मूला है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ b/a। तो b यहाँ पर क्या है, b होता है इमेजनरी पार्ट, a होता है रियल पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट यहाँ -1 है, अपॉन रियल पार्ट यहाँ क्या है, -√3 है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका क्या आ गया, ये आ गया प्लस का 1/√3, क्योंकि मॉड क्या करता है, अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही देता है। तो फिर से ये tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3 आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें मालूम है कि ये जो 1/√3 होती है
tan 30 की वैल्यू होती है तो π/6। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 π/6, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया π/6। मतलब यहाँ पर आपका अल्फ़ा जो एंगल है वो π/6 आ गया। लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बी कंसीडर दिस एंगल। तो अगर हमको ये एंगल कंसीडर करना है तो चूंकि हमें मालूम है ये पूरा एंगल तो 180 होता है ना, 180 होता है, तो 180 में से हम ये अल्फ़ा माइनस कर दें तो अब हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा। और चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब रियल एक्सिस के नीचे होता है तो उसका आर्ग्यूमेंट हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो जो भी आपका ये एंगल आएगा उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, तब आपका एक्यूरेट सही वाला आर्ग्यूमेंट आएगा। तो सबसे पहले तो ये एंगल निकालो, फिर इसके बाद माइनस लगा देना। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 180 में से हमको माइनस कर देना है अल्फ़ा, 180 माइनस π/6, और अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस 1 पाई, तो 5 π/6 मतलब माइनस 5 π/6। सो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर हमने थोड़ा सा साइन में चेंज कर दिया तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन बदल गई, और पोजीशन बदल गई तो उसी के अकॉर्डिंग उसका आर्ग्यूमेंट भी बदल गया। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस से रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है 1 माइनस i√3, इसका हमको सपोज दिस इज़ अगेन z, इसका हमको मॉडुलस निकालना है एंड आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। ठीक है, तो मॉडुलस तो बहुत आसान है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होता है √a² प्लस b²। a क्या है, रियल पार्ट, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इसमें 1 है, इमेजिनरी पार्ट आपका -√3 है। i का कॉफिशिएंट देखना है हमको, तो i का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, -√3 है। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये फिर से आपका 4 ही आ गया, और 4√4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सेम ही चल रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए इसका हम लोग रफ स्केच बनाते हैं। तो इसमें क्या है, रियल पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है। तो रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं आएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ कहीं आता है तो इस एंगल, जो भी ये एंगल होता है उसमें आप नेगेटिव साइन के साथ उसको जब कंसीडर करते हैं तो वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये अल्फ़ा निकालना है, और अल्फ़ा जो भी आएगा उसमें हमें नेगेटिव साइन और लगा देना है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टैंड। तो अल्फ़ा निकालने का हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b/a। बच्चों ये मॉड में इसलिए लगाता हूँ ताकि अगर आप माइनस साइन भी ले रहे हो या प्लस साइन, मतलब जो भी उसमें साइन गिवन है, अगर आप एज इट इज़ साइन भी कंसीडर कर रहे हो तो भी आपका आर्ग्यूमेंट गलत ना आ जाए, इसलिए। ठीक है, तो अगर आपको मॉड नहीं लगाना तो मत लगाओ, लेकिन आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रियल पार्ट कैसा भी हो मुझे पॉजिटिव ही लेना है, इमेजिनरी पार्ट कैसा भी हो हमें पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन बहुत से बच्चे भूल भी जाते हैं, इसलिए मॉड लगा दिया। मान लो गलती से उन्होंने प्लस माइनस ले भी लिया तो भी उनका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ b/a, तो अब चूँकि मॉड लगा दिया तो इसलिए मैं वही वैल्यूज़ कंसीडर कर लेता हूँ विथ साइन, जिस साइन में वैल्यू है उसी साइन के साथ ले लेते हैं। तो b क्या है, -√3 अपॉन a क्या है 1, तो ये आ जाएगा √3, और √3 आपका 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 10 π/3। ठीक है, सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 10 π/3। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया π/3, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया π/3। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट थीटा क्या हो जाएगा, चूँकि मैंने बोला ना आपसे कि चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो भी ये एंगल आएगा, जो भी अल्फ़ा आएगा
उसमें अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये -π/3। सो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो बच्चों आई होप अब आप के समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग क्या करोगे कि एक्सरसाइज में आपके जो भी आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको आप आज प्रोसीड करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सभी को सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट टर्न में हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अनदर फॉर्म में, पोलर फॉर्म, अनदर फॉर्म का नाम है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम